केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान की डबल तबाही की आज करेंगे। एक तरफ अपने ही घर में घुसे आतंकियों का हमला जारी है, तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत। कभी कहा जाता था कि टीटीपी सरहद के उस पार है, लेकिन अब हकीकत यह है कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर है, पेशावर तक पहुंच चुकी है। यानी अब ये सिर्फ बॉर्डर की जंग नहीं रही, ये जंग पाकिस्तान के गांव, गलियों, चौकियों और फौजी बैरकों तक पहुंच चुकी है। खैबर से पेशावर तक अब पाकिस्तान फौज नहीं बल्कि टीटीपी का सिक्का चल रहा है। चेक पोस्ट उनकी है, हुकूमत उनकी है और पाकिस्तानी फौज बस बयान दे रही है। आवाम का भरोसा खत्म हो चुका है। मुनीर शाहबाज की जोड़ी बेबस है और आतंकिस्तान अब खुद आतंक की गिरफ्त में है। तालिबान की वाटर स्ट्राइक से गला और सूखने वाला है। तालिबान कुनार नदी पर बांध बना रहा है। कुनार वही नदी है जो पाकिस्तान के आधे हिस्से को पानी देती है, तो पाकिस्तान प्यास से अब तड़पेगा। कैसे तालिबान के पठान अब पाकिस्तान को बंदूक के साथ साथ प्यास से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, डिटेल इस पर आपको देंगे। दूसरी खबर बिहार चुनाव की है, जहां आज पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कर्पूरी ठाकुर की धरती से पीएम मोदी ने आज ऐसा सियासी तीर छोड़ा जिसने लालटेन की लौ को हिला दिया है। समस्तीपुर के मंच से मोदी ने जो हुंकार भरी, उसने आरजेडी के समाजवाद के किले पर सीधा प्रहार किया। कर्पूरी ग्राम से शुरू हुआ मोदी का मिशन अब सीधा मिथिलांचल की लड़ाई में जीत के टारगेट के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां 30 सीटों का गणित और जो 8 सीटें आरजेडी के पाले में हैं, वो भी अब एनडीए के खाते में लाने की तैयारी हो गई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज आरजेडी के जंगल राज, लूट राज और लालटेन राज तीनों पर वार किया है। आरजेडी इस पर पूरा गणित लगाकर एमवाई समीकरण में ईबीसी जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो अब कैसे एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर की विरासत को पकड़कर उसी समाज में सेंध मार दी है, ये भी बताएंगे। तीसरी खबर भी बिहार के उस सियासी बवाल की है जहां पूरा महागठबंधन डेप्यूटी के नाम पर डिवाइड हो गया है। जिस फैसले को आरजेडी अपनी मास्टर स्ट्रोक समझ रही थी, वही अब सरदर्द बन गया है। आरजेडी को लगा था कि मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम बनाकर ईबीसी कार्ड चल दिया जाएगा, लेकिन इस चाल ने अब मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर दिया है। एआईएमआईएम से लेकर जेडीयू तक सबने सवाल उठा दिया है। तेजस्वी सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन इस सफाई में सच्चाई छिप नहीं रही है। उधर नीतीश कुमार भी इस मौके को जमकर बुना रहे हैं। ओवैसी तो सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक मुसलमान दरी बिछाएगा। कैसे बिहार में महागठबंधन का डेप्यूटी ड्रामा अब डिवाइडिंग पॉइंट बन गया है, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां टीटीपी ने पेशावर पर कब्जा कर पाकिस्तान में होने वाली तबाही की पहली झलक दिखा दी है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की उस खबर के साथ, जहां पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर का गला सूख रहा है, लेकिन पठान अपनी बात से नहीं चूक रहे हैं। पाकिस्तान के दूसरे कोने से पानी की सप्लाई काट दी गई है और इन सब के बीच तालिबान के पठान मुनीर की राइफल लेकर पेशावर की गलियों में ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां तालिबान सरकार के नेता साल 2023 में कुनार बांध पहुंचे थे। और वो क्यों पहुंचे थे, इसका रिजल्ट अब सामने आया है। जहां पाकिस्तान का पानी अब रोक दिया गया है, तालिबान सरकार कुनार नदी पर बांधों का निर्माण करवाने जा रही है और इसके बाद पाकिस्तान को पूरब से लेकर पश्चिम तक चुल्लू भर पानी के सहारे ही कट्टरपंथ की मौत मरना होगा। और इसके बाद पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा होगा जहां आवाम पानी के लिए भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति खड़ी होने वाली है जहां पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। पानी दो।
पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी के घर की वाटर सप्लाई बाधित होने वाली है। भारत पहले ही पानी का बटन ऑन ऑफ करता रहता है, तो वहीं अब अफगानिस्तान के पठान भी मुनीर को प्यासा मारने पर उतारू हैं और इन सब के जिम्मेदार पाकिस्तान के यही हुक्मरान हैं जो पानी मांगने के लिए भी जिहाद करने की बात करते हैं। पाकिस्तान को तालिबान के पठान किस तरह प्यासा मारने की स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है। तालिबान पाकिस्तान की जल आपूर्ति बाधित करेगा, प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो चुका है। तालिबान के उप सूचना मंत्री मुजाहिद का ऐलान सामने आया है। कुनार नदी पर बिना देरी के बांध बनाए जाने की बात है। कुनार नदी पाकिस्तान में पानी का बड़ा सोर्स है। बांध बनने पर पाकिस्तान में सूखा पड़ने का संकट खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान में खेती करना भी ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई संधि नहीं है, कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है। ऐसे में तालिबान बिना किसी मंजूरी के ये कदम उठा रहा है, तो क्योंकि कोई ट्रीटी नहीं है तो अफगानिस्तान अपने आप फैसले ले सकता है। तालिबान ने फैसला ले लिया है और कुनार पर बांध बनाने की तैयारी हो रही है। तो अब एक तरफ लाहौर की गलियों में पानी की टंकियां सूख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के पठान मुनीर की फोटो लेकर पेशावर की गलियों में घूम रहे हैं, घुस चुके हैं। टीटीपी कमांडर अहमद काजिम का वीडियो यहाँ सामने आया जिसमें साफ साफ वो पूछ रहे हैं कि मुनीर किस बिल में छिपा है, बाहर क्यों नहीं निकलता। मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने माँ की जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे। फिर आप दूसरी तरफ वजीरिस्तान से टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। टीटीपी की शहीद बटालियन ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है कि जब तक हम तुम्हारे कुफर और जुल्म को गुरूर को खाक में नहीं मिलाएंगे, जब तक हम तुम्हारे वहशी जिंदानों से कैदियों को रिहाई दिलाकर आजाद नहीं करेंगे, तब तक हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करने से नहीं थकते और हम तुम्हारे कसीर तादाद से पीछे हटने वाले नहीं। हम तुम्हारी कुफरी ताकत से टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान की सड़कें खून से लाल हो रही हैं और पाकिस्तान सरकार और सेना कई जगहों से अपना कंट्रोल खोती जा रही है। वैसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कंट्रोल पूरी तरह से छिन चुका है। वो बस लेकिन पानी छीनने के बाद पाकिस्तान की आवाम अब पूछ रही है कि क्या अब प्यास लगने पर हम बारूद पिएंगे। और इतना ही नहीं, टीटीपी ने पेशावर की गलियों में अपने चेक पोस्ट भी लगा दिए हैं। मुल्ला मुनीर की पहचान की जा रही है, अगर वो भेष बदल कर भी भागा तो पकड़ा जाएगा। ये उसी चेक पोस्ट की तस्वीरें हैं जिसमें बैनर तो तालिबान के हैं लेकिन जमीन पाकिस्तान की है। और ये कोई एक दो चेक पोस्ट नहीं है बल्कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग इलाकों में ऐसे ही तालिबानी चेक पोस्ट सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए अपने ही देश में कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। कंट्रोल उनके हाथ से छिन चुका है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान के उन इलाकों के बारे में बताते हैं जहां मौलाना मुनीर का नहीं बल्कि तालिबान के पठानों का अब शासन चल रहा है। सबसे पहले जान लीजिए, खैबर में पूरा कंट्रोल हो चुका है। उत्तरी वजीरिस्तान की बात करें तो यहाँ भी टीटीपी मौजूद है। दक्षिणी वजीरिस्तान में भी अब लगभग ना के बराबर पाकिस्तान का कंट्रोल रह गया। बाजौर अगला इलाका है। और ये देखिए, ये जो लिस्ट हमने आपको दिखाई है ये सारी वो जगह हैं जहां जाने से भी पाकिस्तानी सेना तक डर रही है। टीटीपी के पठानों ने यहां अपने टेंट गाड़ दिए हैं। पूरा कंट्रोल इन पठानों के हाथ में आ चुका है। पाकिस्तानी सेना लगातार पीछे हट रही है और पेशावर में तो इस बात की चर्चा भी तेज हो चुकी है कि जल्द ही यहां पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि तालिबान का झंडा फहरा दिया जाएगा। अब एक तरफ तालिबान के पठानों ने कराची से लेकर लाहौर तक कब्जा करने का मन बना लिया है, तो वहीं शाहबाज के रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या हाल है आपको उसकी भी तस्वीर दिखा देते हैं। जहां बलूचिस्तान में लोगों ने मुनीर का प्लान डॉलर फेल कर दिया है। पठानों के साथ साथ अब बलूचियों ने भी हथियार उठाने का मन बना लिया है। पाकिस्तान की गलियों में इंटर्नशिप करने वाले आतंकी आज उन्हीं पर बारूद बरसा रहे हैं। टीटीपी जिसे मुनीर के अब्बाजान से ही ट्रेनिंग मिली थी, आज वो मुनीर की गर्दन पर अपनी तलवार लगाने के लिए बेकरार है। और कैसे पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने उसी के घर के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कैसे टीटीपी ने पाकिस्तान के कई इलाकों में फौज का आना जाना मुश्किल कर दिया। रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे रहे हैं।
ये दो तस्वीरें पाकिस्तान से प्रसारित होती उसकी मौत का प्रमाण पत्र हैं। पाकिस्तान के चारों दरवाजों पर उसे उसके कर्मों की सजा देने के लिए उसी के भाई बंधु तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आने वाली तारीख में पाकिस्तान का चौराहा बनना भी लगभग तय है। पाकिस्तान इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। वो अपने ही घर में अब चारों तरफ से घिर चुका है। आतंकिस्तान अब खुद आतंकी मार झेल रहा है और पाकिस्तान सरकार और सेना इन सब के आगे बेबस है, या यूं कहें कि इन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। टीटीपी के हमले बाम हो चुके हैं। हर हफ्ते, हर दिन कहीं बम धमाका, कहीं घात लगाकर फायरिंग, कहीं सुरक्षा बलों की गाड़ी पर अटैक। पर इन सब के बीच पाकिस्तान फौज सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान ने टीटीपी पर काबू करने को लेकर कई तरह के दावे किए हैं, लेकिन ये गुट अभी भी अपनी ताकत बनाए रखे हुए है। पेशावर में तो अब टीटीपी ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। यहाँ न सिर्फ टीटीपी के लड़ाके खुलेआम सड़कों पर बंदूक लेकर घूम रहे हैं, बल्कि यहाँ टीटीपी के कई चेक पोस्ट भी बना दिए गए हैं, जो पाकिस्तानी सरकार और सेना के सामने नई चुनौती बन गए हैं। ताजा रिपोर्ट की माने तो टीटीपी खैबर इलाके में हर दिन 3 से ज्यादा अटैक कर रहा है। इस साल जुलाई तक 700 से ज्यादा हमले हुए हैं। इन हमलों में 250 से ज्यादा जवानों की मौत हुई है। हालांकि ये हमले अब और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में टीटीपी ने 24 घंटे में पाकिस्तान के 15 जगहों को निशाना बनाया है। पेशावर में टीटीपी के कब्जे की वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए हालिया समझौते पर भी सवाल उठे हैं। अहमद ने पाकिस्तान सरकार से सवाल किया कि तालिबान के समर्थन से टीटीपी खुलेआम अपना काम कर रहा है। टीटीपी अगर बिना डर के केपीके में चौकियां स्थापित कर रहा है, तो फिर ख्वाजा आसिफ को बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने दोहा में तालिबान के साथ क्या किया था। पाकिस्तान के सामने टीटीपी लगातार चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी को अफगान तालिबान पनाह दे रहा है। काबुल इसे नकारता रहा है और यही दोनों देशों में तनाव की वजह भी है। उधर पाकिस्तानी आवाम ने मुनीर शहबाज के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। पाकिस्तान के लोगों ने खुलेआम टीटीपी और तालिबान अफगान के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में समय के साथ वहां का रुख भी तेजी से बदल रहा है। एक तरफ फौजियों पर हो रहे हमले और दूसरी तरफ आवाम का छूटता साथ। शहबाज मुनीर की पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में उनकी औकात क्या बची है। पाकिस्तान के केपीके और बलूचिस्तान में टीटीपी ने लगातार हमले किए। पाकिस्तान की चुनौती खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। 2021 में यहाँ हिंसा में बढ़ोतरी हुई, जो अब तक जारी है, जब अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ था। बहरहाल पाकिस्तान खुद को भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा करने के लिए तरह तरह की कोशिशों में जुटा हो, लेकिन खोखले आतंकिस्तान की सच्चाई किसी से छिप नहीं सकती। वो अपने ही घर में कई मोर्चों से घिरा हुआ है। एक तरफ तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जूझ रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने उसकी नाक में दम कर रखा है। यानी आतंकिस्तान खुद आतंक से घिरा हुआ है। यहाँ हर नए हमले के साथ एक सवाल गूंजता है, क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंक से हार मान चुका है? क्या टीटीपी का खौफ पाकिस्तान के नक्शे पर नया साया डालने वाला है? कभी रणनीति के नाम पर बोया गया बीज आज बगावत बनकर पूरे मुल्क को जला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर पठानों ने तांडव मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी चुपचाप पाकिस्तान से अलग होने का मन बना चुका है। आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां बलूचिस्तान के लोग अब ऐसे बैनर पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा। यानी बलूचिस्तान भी अब खुद का विस्तार करना चाहता है। बलूचिस्तान भी अब लाहौर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और ये ऐसे ही पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर तरफ ग्रेटर बलूचिस्तान बताया जा रहा है। लेकिन इस सपने के लिए बलूचियों को बड़ा बलिदान भी देना पड़ रहा है। अपनी आजादी मांग रहे बलूचियों के खिलाफ फील्ड मार्शल ने अब एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जहां बलूचिस्तान के आम लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, उनकी जान तक ले ली जा रही है। तस्वीरों में दिख रहे बलूचिस्तान के वो लोग हैं जो कहने को तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी जान लेने वाला भी एक पाकिस्तानी जनरल ही है। आप देखिए, लोग प्रदर्शन करके सवाल पूछ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इस जिहादी करतूत के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में इजाफा हो गया है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ये कर रही है जानबूझकर,
पकड़ ले रही है। 182 लोगों से ज्यादा लोग अब तक लापता हो गए। कितना बड़ा नंबर है आप समझिए, 182। जुलाई में 80 लोगों के लापता होने की खबर मिली, अगस्त महीने में बढ़ गया, 102 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली। और पाकिस्तान डेथ स्क्वाड पर 2 बलूच युवकों की हत्या का भी आरोप है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो बलोच लोग ऐसे ही गायब हो जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से ही, जहां पर लश्कर ने अपनी रैली रद्द कर दी है। 2 नवंबर को रैली थी जो लश्कर ने बुलाई थी, और अब सुरक्षा कारणों के चलते रैली रद्द हो गई है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली होनी थी, ये पोस्टर आप देख रहे हैं। 2 नवंबर को लश्कर की ये रैली थी जो रद्द हो गई। अब देखिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। आप समझ जाइए कि अभी भी ये डर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर निकलने में बंकर में छिपे इन आतंकियों को डर लगने लगा है। पहले तो रैली बुलाई, लेकिन फिर इन्हें डर सताने लगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर इनके सपने में आने लगा, जिसके बाद इन्होंने अब रैली कैंसिल कर दी है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली होनी थी, लेकिन अब रैली कैंसिल कर दी गई है। 2 नवंबर की इस रैली को लश्कर ने कैंसिल किया है। पाकिस्तान की सेना तालिबान के पठानों के सामने घुटने टेक चुकी है, और यही वजह है कि वो बलूचिस्तान के भोले भाले लोगों को अपना निशाना बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं के एक राजनीतिक दल के सामने भी मुनीर की सेना फेल साबित हुई है, और अब इसी राजनीतिक दल का छोटा मौलाना मुनीर का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। और यही वजह है कि मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की शातिर जोड़ी ने डेमोक्रेसी का जनाजा निकालते हुए इस राजनीतिक दल, जिसका नाम टीएलपी है, इसे बैन कर दिया है। इस राजनीतिक दल का लीडर छोटा मौलाना भी कम नहीं है। अभी बीते दिनों ही लाहौर के कई इलाकों में छोटे मौलाना ने भी जमकर तांडव मचाया था, जिसके बाद अब शहबाज की भतीजी मरियम नवाज के कहने पर मुनीर ने टीएलपी पर बैन लगाने का निर्देश दे दिया है। और निर्देश में क्या कुछ कहा गया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तहरीक लब्बैक के पोस्टर बैनर्स पर बैन लगा दिया गया है, विज्ञापनों पर बैन लगा दिया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, सारी संपत्ति औकाफ विभाग के अधीन अब आ जाएगी, बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तो शहबाज शरीफ सरकार ने टीएलपी पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन लगा दिया है। पंजाब प्रांत में हिंसा और गाजा प्रोटेस्ट के बाद यह फैसला पाकिस्तान में नया भूचाल ला सकता है, लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कट्टर आतंकी संगठनों को पालने वाला पाकिस्तान अब उसी की आग से जल उठा है। अब ये संगठन उसकी आग की किरकिरी बन गए हैं। हिंसा की आग में जलने के बाद पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट में तहरीक लब्बैक को आतंक रोधी अधिनियम 1997 के तहत बैन लगा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब टीएलपी के हिंसक प्रदर्शनों ने देश में अस्थिरता फैलानी शुरू कर दी। कभी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त करने वाली एक कट्टरपंथी पार्टी अब सरकार के लिए सरदर्द बन चुकी है। सवाल उठता है कि जिस संगठन को कभी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो आज पाकिस्तान के लिए खतरा कैसे बन गया। टीएलपी की स्थापना 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी, जो भड़काऊ भाषणों को हथियार बनाकर चर्चा में आया। इसका मकसद नवाज सरकार को कमजोर करना था। टीएलपी ने 2017 में इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उसने नवाज सरकार को घुटनों पर ला दिया, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगा। सेना और आईएसआई के लिए यह संगठन एक सियासी औजार था, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता के खेल में फायदा पहुंचाता था। हालांकि हाल के सालों में टीएलपी का रवैया बदल गया। संगठन ने सरकार और सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 2021 में टीएलपी ने कई हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। संगठन ने फ्रांस के खिलाफ भी आंदोलन तेज किए, जिसके चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। टीएलपी की अनियंत्रित गतिविधियों और बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। टीएलपी अब उस भस्मासुर की तरह है, जिसे पालने वाला खुद उसका शिकार बन रहा है। प्रतिबंध के बावजूद टीएलपी का प्रभाव कम होना आसान नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जो टीएलपी पर प्रतिबंध लगा है। टीएलपी पर 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 6 महीने बाद शर्तों पर हटा दिया गया था। शर्त थी कि आगे कोई हिंसा नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा।
टीएलपी की जड़ें समाज के कट्टरपंथी तबके में गहरी हैं। ये प्रतिबंध सरकार और टीएलपी के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के सामने अब चुनौती है कि वो अपनी बनाई इस आग को कैसे बुझाए जिसे उसने खुद ही हवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पाकिस्तान के अंदर पठानों ने तांडव मचा रखा है तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी चुपचाप पाकिस्तान से अलग होने का मन बना चुका है। आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां बलूचिस्तान के लोग अब ऐसे बैनर पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा, यानी बलूचिस्तान भी अब खुद का विस्तार करना चाहता है। बलूचिस्तान भी अब लाहौर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और ये ऐसे ही पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर तरफ ग्रेटर बलूचिस्तान बताया जा रहा है। लेकिन इस सपने के लिए बलूचियों को बड़ा बलिदान भी देना पड़ रहा है। अपनी आजादी मांग रहे बलूचियों के खिलाफ फेल्ड फील्ड मार्शल ने अब एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जहां बलूचिस्तान के आम लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके साथ क्रूरता की जा रही है, उनकी जान तक ले ली जा रही है। तस्वीरों में दिख रहे बलूचिस्तान के वो लोग हैं जो कहने को तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी जान लेने वाला भी एक पाकिस्तानी जनरल ही है। आप देखिए, लोग प्रदर्शन करके सवाल पूछ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान के फेल फील्ड मार्शल की इस जिहादी करतूत के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी की घटनाओं में इजाफा हो गया है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ये कर रही है, जानबूझकर पकड़ ले रही है। 182 लोगों से ज्यादा लोग अब तक लापता हो गए। कितना बड़ा नंबर है आप समझिए, 182। जुलाई में 80 लोगों के लापता होने की खबर मिली, अगस्त महीने में बढ़ गया, 102 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली और पाकिस्तान डेथ स्क्वाड पर 2 बलूच युवकों की हत्या का भी आरोप है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो बलोच लोग ऐसे ही गायब हो जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से ही, जहां पर लश्कर ने अपनी रैली रद्द कर दी है। 2 नवंबर को रैली थी जो लश्कर ने बुलाई थी और अब सुरक्षा कारणों के चलते रैली रद्द हो गई है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली होनी थी, ये पोस्टर आप देख रहे हैं। 2 नवंबर को लश्कर की रैली थी जो रद्द हो गई। अब देखिए, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। आप समझ जाइए कि अभी भी ये डर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर निकलने में बंकर में छिपे इन आतंकियों को डर लगने लगा है। पहले तो रैली बुलाई, लेकिन फिर इन्हें डर सताने लगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर इनके सपने में आने लगा, जिसके बाद इन्होंने अब रैली कैंसिल कर दी है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में रैली होनी थी, लेकिन अब रैली कैंसिल कर दी गई है। 2 नवंबर की इस रैली को लश्कर ने कैंसिल किया है। पाकिस्तान की सेना तालिबान के पठानों के सामने घुटने टेक चुकी है और यही वजह है कि वो बलूचिस्तान के भोले भाले लोगों को अपना निशाना बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं के एक राजनीतिक दल के सामने भी मुनीर की सेना फेल साबित हुई है और अब इसी राजनीतिक दल का छोटा मौलाना मुनीर का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। और यही वजह है कि मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की शातिर जोड़ी ने डेमोक्रेसी का जनाजा निकालते हुए इस राजनीतिक दल, जिसका नाम टीएलपी है, इसे बैन कर दिया है। इस राजनीतिक दल का लीडर छोटा मौलाना भी कम नहीं है। अभी बीते दिनों ही लाहौर के कई इलाकों में छोटे मौलाना ने भी जमकर तांडव मचाया था, जिसके बाद अब शहबाज की भतीजी मरियम नवाज के कहने पर मुनीर ने टीएलपी पर बैन लगाने का निर्देश दे दिया है। और निर्देश में क्या कुछ कहा गया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तहरीक लब्बैक के पोस्टर बैनर्स पर बैन लगा दिया गया है, विज्ञापनों पर बैन लगा दिया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, सारी संपत्ति औकाफ विभाग के अधीन अब आ जाएगी, बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तो शहबाज शरीफ सरकार ने टीएलपी पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन लगा दिया है। पंजाब प्रांत में हिंसा और गाजा प्रोटेस्ट के बाद यह फैसला पाकिस्तान में नया भूचाल ला सकता है, लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कट्टर आतंकी संगठनों को पालने वाला पाकिस्तान अब उसी की आग से जल उठा है। अब ये संगठन उसकी आग की किरकिरी बन गए हैं। हिंसा की आग में जलने के बाद पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट में तहरीक लब्बैक को आतंक रोधी अधिनियम 1997 के तहत बैन लगा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब टीएलपी के हिंसक प्रदर्शनों ने देश में अस्थिरता फैलानी शुरू कर दी। कभी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त करने वाली एक कट्टरपंथी पार्टी अब सरकार के लिए सरदर्द बन चुकी है। सवाल उठता है कि जिस संगठन को कभी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो आज पाकिस्तान के लिए खतरा कैसे बन गया।
टीएलपी की स्थापना 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी, जो भड़काऊ भाषणों को हथियार बनाकर चर्चा में आया। इसका मकसद नवाज सरकार को कमजोर करना था। टीएलपी ने 2017 में इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उसने नवाज सरकार को घुटनों पर ला दिया, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगा। सेना और आईएसआई के लिए यह संगठन एक सियासी औजार था, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता के खेल में फायदा पहुंचाता था। हालांकि हाल के सालों में टीएलपी का रवैया बदल गया। संगठन ने सरकार और सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 2021 में टीएलपी ने कई हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। संगठन ने फ्रांस के खिलाफ भी आंदोलन तेज किए, जिसके चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। टीएलपी की अनियंत्रित गतिविधियों और बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। टीएलपी अब उस भस्मासुर की तरह है, जिसे पालने वाला खुद उसका शिकार बन रहा है। प्रतिबंध के बावजूद टीएलपी का प्रभाव कम होना आसान नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जो टीएलपी पर प्रतिबंध लगा है। टीएलपी पर 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 6 महीने बाद शर्तों पर हटा दिया गया था। शर्त थी कि आगे कोई हिंसा नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। टीएलपी की जड़ें समाज के कट्टरपंथी तबके में गहरी हैं। ये प्रतिबंध सरकार और टीएलपी के बीच टकराव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के सामने अब चुनौती है कि वो अपनी बनाई इस आग को कैसे बुझाए, जिसे उसने खुद ही हवा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में मुनीर से लेकर शाहबाज तक का क्लाइमेक्स सीन चल रहा है, तो वहीं बिहार में आज पीएम मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। सभी बिहार वासियों ने इसे देखा, क्योंकि ये कई मायनों में खास था। पीएम मोदी ने आज कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचकर कैसे बिहार चुनाव में लीड ले ली है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने समस्तीपुर पहुंचकर कर्पूरी ग्राम से बिहार चुनाव में एंट्री ली है। और पीएम मोदी का कर्पूरी ग्राम से शुरुआत करना एक राजनीतिक संदेश भी है कि एनडीए न सिर्फ कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को सम्मान दे रहा है, बल्कि सामाजिक न्याय के उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का दावा भी कर रहा है। और ये तस्वीरें उसी विचारधारा की तस्दीक करती हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, और साथ ही वहां पर जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उनसे भी मुखातिब है प्रधानमंत्री। उनकी ये स्टाइल है कि वो लगातार लोगों के बीच पहुंचते हैं और एक एक शख्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पीएम मोदी आज कर्पूरी ठाकुर की कुटिया में भी पहुंचे। ये वो कुटिया की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पहुंचकर उस क्षण को महसूस किया जब कर्पूरी ठाकुर यहाँ रहा करते थे। उन्होंने जानकारी ली जननायक के बारे में, और यहाँ पहुंचना ही अपने आप में बड़ा संदेश था। पीएम मोदी का बिहार चुनाव में फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसे सुपरहिट साबित हुआ है, आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। जहां पीएम मोदी ने समस्तीपुर पहुंचते ही कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पर प्रणाम किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनके परिवार से मुलाकात की। तो वहीं कर्पूरी ठाकुर की कुटिया में भी वो पहुंचे। ये 4 तस्वीरें विरोधियों को पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनका जो नैरेटिव था बिहार चुनाव में, प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने से पूरी तरह वो नैरेटिव हिल चुका है। उनको टेंशन इस बात की है कि जिस वोट बैंक को वो समेटे हुए थे, उनको लग रहा था कि इस बार चुनाव में उनका आधिपत्य रहेगा। वो आधिपत्य ऐसा लग रहा है कि हिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के विचारों को कैसे एनडीए की विचारधारा से जुड़ा हुआ बताया, सुनवाते आप। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। पीएम मोदी देश के किसी भी कोने में पहुंचे, जनता के बीच उनका क्रेज देखते ही बनता है। और ऐसा ही कुछ आज बिहार में भी हुआ, जहां पीएम मोदी को देखने पहुंची बिहार की महिलाओं ने उनके लिए छठ गीत लिखा। और ये गीत कितना खूबसूरत है, आपको जरूर सुनना चाहिए।
इस बात को डिकोड करने में लगा है कि आखिर पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में समस्तीपुर जिले के जरिए ही एंट्री क्यों ली। पीएम मोदी ने एनडीए की विचारधारा को कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से क्यों जोड़ा, तो इसके पीछे की वजह है पीएम मोदी का मिशन ईबीसी। क्या है ये मिशन, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन के प्रतीक थे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत संघर्ष किया। उनकी आरक्षण नीति ने बिहार की राजनीति को बदल दिया। एनडीए उनकी विरासत को अपनाना चाहती है। बिहार में 30 से 35% आबादी ईबीसी की है। ईबीसी में 100 से ज्यादा जातियां आती हैं। ईबीसी अब राजनीति में किंग मेकर है। कर्पूरी ठाकुर ईबीसी के प्रतीकात्मक नेता हैं। बीजेपी ईबीसी वोट बैंक को साधना चाहती है और इससे एनडीए को बहुत मजबूती मिलेगी और ऐसे में पूरी जोर आजमाइश यहां पर दिख रही है। पीएम मोदी ने आज एक साथ 2 काम पूरे किए हैं। एक तरफ एनडीए का प्रचार किया है, दूसरा ईबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए नया नैरेटिव भी सेट किया है। तो वहीं महागठबंधन को भी जमकर आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने आज खुलकर कह दिया कि ये महागठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, बल्कि ये लठबंधन है। मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि आज के समय में सिर्फ महागठबंधन ही ऐसा सियासी गठबंधन है जो बिहार को नंबर 1 बना सकता है। उन्हें भी सुन लीजिए। चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं, बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव बिहार को नंबर 1 बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो उस दौर की बात नहीं करना चाहते जिसे एनडीए जंगल राज बताता है। और पीएम मोदी ने भी आज उसी दौर का जिक्र करते हुए आरजेडी पर हमला बोला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें बता देते हैं फटाफट। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। उन्होंने कहा बिहार में इतनी लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या, ये सवाल पूछा उन्होंने जनता से। आरजेडी राज में कानून व्यवस्था नहीं हो सकती, ये भी मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी के राज में माओवाद, नक्सलवाद बढ़ा था, इसका जिक्र किया। लठबंधन से जनता को सतर्क रहने की नसीहत प्रधानमंत्री ने दी। लठबंधन वाले जनता को डरा रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। आरजेडी वाले विकास नहीं होने देते थे। जंगल राज में किसानों का पैसा चोरी हुआ था, सब कुछ याद दिला रहे थे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार दिन रात काम करने वाले नेता हैं। एनडीए को रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिलेगा, इसका भी उद्घोष प्रधानमंत्री ने मंच से किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर सीधा हमला बोला, तो वही नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि ये लोग सिर्फ परिवार के लिए काम करते हैं। सुनिए। पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। अब कोई कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता। अब महागठबंधन पर पीएम मोदी का सीधा प्रहार सामने आया। कैसे तेजस्वी की मुश्किल ये प्रहार बढ़ा सकता है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
बिहार में नमो नमो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मोदी ने बता दिया, चुनावी बिगुल बजा दिया। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार। तस्वीर नंबर 1, कर्पूरी ठाकुर की कुटिया में पीएम मोदी। तस्वीर नंबर 2, कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी का नमन। तस्वीर नंबर 3, समस्तीपुर में मंच पर पीएम मोदी। इन 3 तस्वीरों ने आज बिहार चुनाव की कहानी को एक बार फिर से बदल दिया है। मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जनता की नजर में सुपरहिट साबित हुआ। आरजेडी के लालटेन पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। जंगल राज की कड़वी यादें आज एक बार फिर याद दिलाई गई। समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम से पीएम मोदी ने बिहार में गर्दा उड़ाव एंट्री मारी है। पीएम मोदी की एंट्री से एनडीए के चुनावी रथ को और ज्यादा ताकत मिली है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर जिले की धरती से आरजेडी के समाजवाद का भी चित्रण कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का नाता है और आप भी जानते हैं, विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो, वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण ये एक उद्योग के रूप में फले फूले। पीएम मोदी ने बिहार में मिशन मिथिलांचल का लोकार्पण कर दिया है और इसके पीछे की वजह भी खास है। दरअसल मिथिलांचल में विधानसभा की 30 सीटें हैं। 2020 के चुनावों में 22 सीटें एनडीए ने जीती थी। समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं और समस्तीपुर में 5 सीटें एनडीए के पास हैं। पीएम मोदी ने मिथिलांचल में आरजेडी के पाले में पड़ी 8 सीटें और समस्तीपुर की बाकी 5 सीटों पर भी जीत का गणित तैयार कर लिया है। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा भी कर दिया। आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। पीएम मोदी का यह दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे का भी एक सियासी गणित है। आरजेडी अगर MY समीकरण के जरिए चुनावी बिसात तैयार कर रही है, तो वहीं एनडीए भी EBC का पैटर्न तैयार कर चुकी है। लेकिन आखिरी समय में आरजेडी भी बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने उतर चुकी है। महागठबंधन भी इस बार EBC वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर आरजेडी निषाद मल्ला समुदाय को जोड़ने की कोशिश में है। लेकिन एनडीए का कर्पूरी ठाकुर की विरासत से जुड़ना इस समीकरण को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला असली गठबंधन एनडीए ही है। अब देखना अहम होगा कि EBC वोटर किसकी बातों पर विश्वास करता है। वो विकास के मुद्दे पर एनडीए को चुनता है या फिर आरजेडी के सामाजिक न्याय की स्क्रिप्ट पर भरोसा करता है। लेकिन एक बात तो तय है, पीएम मोदी के लिए छठ पर गीत गाती बिहार की जनता इस बार कुछ बड़ा करने के मूड में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक तरफ पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में एंट्री ले ली है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अपने ही खेल में फंसता नजर आ रहा है। जहां अब ये सवाल उठने लगे कि क्या महागठबंधन के अंदर मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली कह रहे हैं। ये AIMIM मीडिया विंग के नेता हैं जिन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की, हम आपको दिखा रहे हैं, जो ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी उठाने के लिए हैं। देखिए लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18 वाला दरी बिछावन मंत्री।
जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। ये देखिए, ये जो पोस्ट है पूरा जो हमने आपको पढ़ के बताया, ये AIMIM के नेता है शौकत अली, ये उनकी तरफ से किया गया। इसमें बाकायदा AI इमेज उन्होंने दिखाई है जहां सहनी और तेजस्वी को आप सोफे पर बैठा देख रहे हैं और एक विशेष समुदाय के बंदे का यहाँ पर चित्रण किया गया, मुसलमान का, जो दरी उठा रहा है। तो शौकत अली के इस आरोप का जवाब देने के लिए तेजस्वी ने एक नया ही तरीका ढूंढ निकाला है और ये तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनके हेलीकॉप्टर के अंदर एक शख्स टोपी लगाए नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीर लगाने के बाद तेजस्वी और ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या मुसलमान सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठने से खुश हो जाएगा। देखिए, उन्होंने, तेजस्वी ने लिखा है, उत्साह, उमंग, उम्मीदें और विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदम। इस फोटो में, ये पिछली बार के चुनावों की फोटो है, इस बार की है नहीं है, लेकिन इसमें आपको तेजस्वी और सहनी साथ में एक चॉपर में बैठे दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स यहाँ पर जिसने टोपी लगाई हुई है, जो विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व यहाँ करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रहेगा क्या? अब जनता ट्रोल करते हुए ये सवाल पूछ रही है। हालांकि तेजस्वी मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अभी इंतजार करिए, जल्द ही और भी डेप्यूटी फेस सामने आ सकते हैं। यानी उन्होंने नई बात कह दी है। सुनिए, आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तेजस्वी का कहना है कि अभी नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आने वाले समय में और भी डेप्यूटी फेस सामने आ सकते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों के लिए मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। सुनिए उन्हें। तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रही है? वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। अब सवाल तो ये भी जायज है कि जो महागठबंधन खुद को मुसलमानों का हितैषी बताता है, लेकिन जब बात भागीदारी की आती है तो महागठबंधन मुंह मोड़ता नजर आने लगता है। और यही वो सवाल है जो अब मुसलमान भी पूछने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। %2.5 वाला डेप्यूटी, 18% को दरी की ड्यूटी। ये सवाल महागठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है, क्योंकि जिस वोट बैंक को लेकर आरजेडी आश्वस्त नजर आती है, उसी वोट बैंक के भीतर ये सवाल घर कर चुका है कि अगर बैनर पोस्टर हम लगाएंगे, सड़क पर नारे हम लगाएंगे, नेताजी की आवभगत हम करेंगे, तो डेप्यूटी सीएम उनका क्यों होगा? बड़े विवाद और आपसी खींचतान के बाद महागठबंधन ने सीएम और डेप्यूटी सीएम के फेस का ऐलान तो कर दिया। तेजस्वी यादव को सीएम फेस, तो वहीं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम का चेहरा तो घोषित कर दिया, लेकिन वो शायद आने वाले खतरे से अनजान थे। खुद को डेप्यूटी का तमगा मिलते देख मुकेश सहनी का चेहरा खिल उठा। लेकिन महागठबंधन का ये फैसला अब महागठबंधन के लिए ही बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है, क्योंकि बिहार की कुल आबादी में 2.60% मल्लाह आबादी के प्रतिनिधि को डेप्यूटी सीएम और 18% वाले मुसलमानों पर चुप्पी साधने की रणनीति पर AIMIM ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। ओवैसी की पार्टी में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर महागठबंधन के इस फैसले पर करारा वार किया है। बिहार में सहनी की आबादी सिर्फ 4% है और ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है। मुकेश सहनी की सहनियों में कोई पकड़ नहीं है, इसके बावजूद उन्हें डेप्यूटी सीएम का चेहरा बनाया गया। आरजेडी के साथ मुसलमानों की वफादारी 100% है, इसके बावजूद उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। स्टेज पर पहली लाइन में किसी को जगह नहीं। मुख्यमंत्री और डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनने का तो मुसलमान सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। यूपी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली ने इसके अलावा भी महागठबंधन पर निशाना साधा है। शौकत अली ने AI से बनी एक तस्वीर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी सीएम घोषित, मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम घोषित, बाकी पासवान, बनिया, कोयरी, कुर्मी
नाई, वैश्य, महादलित इत्यादि क्या मुसलमान भाई के साथ मिलकर दरी टेंट लगाएंगे? AIMIM नेता का हमला यही नहीं थमा। उन्होंने आगे लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। शौकत अली के सोशल मीडिया पोस्ट पर घमासान मचा है। महागठबंधन के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन विवाद भड़कने के डर से महागठबंधन के नेता चुप हैं। जबकि इस मुद्दे पर हमला सिर्फ AIMIM की तरफ से नहीं हो रहा है, JDU ने भी महागठबंधन पर सीधा अटैक कर दिया है। JDU ने महागठबंधन को लपेटे में लेते हुए लिखा है 2.60% मल्लाह को लड्डू, 18% मुस्लिम को कद्दू, मुकेश सहनी को डिप्टी CM। JDU ने पोस्टर जारी करके महागठबंधन से सवाल पूछा है कि क्या मुसलमान केवल डराकर वोट लेने के लिए RJD कांग्रेस के साथ हैं? जाहिर है अभी तक महागठबंधन जिस फैसले को अंतर विरोध की आवाज दबाने और वोट बैंक को साधने का फॉर्मूला समझ रहा था, वो अब महागठबंधन को उल्टा पड़ता दिख रहा है। क्योंकि अगर भोली भाली जनता ने महागठबंधन के फैसले का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया तो महागठबंधन में शामिल दलों को बिहार चुनाव में लाज बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। महागठबंधन को मुकेश सहनी को डिप्टी CM चेहरा घोषित किए जाने पर जवाब देते नहीं बन रहा है। बिहार की सियासत के सबसे बड़े इंजीनियर CM नीतीश कुमार ने महागठबंधन का कुछ बोलना ही मुहाल कर दिया है। तेजस्वी यादव जहां मुकेश सहनी को डिप्टी CM बनाए जाने पर सफाई देते घूम रहे हैं, तो वहीं नीतीश सीधा लालू के भ्रष्टाचारी कुनबे पर प्रहार कर रहे हैं। पहले जो सरकार थी आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। अब तो 7 बरस में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। अब कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे। तेजस्वी भले ही डैमेज कंट्रोल के लिए और भी डिप्टी CM बनाए जाएंगे वाली बात कहें, लेकिन समस्या यही नहीं खत्म होती। क्योंकि जो वोटर आज तक महागठबंधन की उंगली पकड़कर चल रहा हो और एकाएक एक फैसले से उसे ये लगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला नारा महज चुनावी मैदान में भीड़ बढ़ाने का एक जरिया था, तो पार्टी को डेंट लगना तो तय नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब महागठबंधन के एक नेता है पप्पू यादव, वो एक अलग ही सियासी एंगल लेकर सामने आए हैं। वो हिंदू मुसलमान से दूर हटकर ये पूछ रहे हैं कि अगर बिहार का युवा सस्ते इंटरनेट से पैसा कमा भी रहा है तो उसका पैसा कहां जा रहा है? वो तो विदेश जा रहा है। उन्हें भी सुन लीजिए। मोदी जी ने समस्तीपुर में रैली की और कहा कि हम लालटेन नहीं हाथ में, हम लाइट देंगे। इंटरनेट देखिए कितना बढ़िया कर दिया है कि अब रील बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पर गरीबों को घर भी दिया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये RJD और कांग्रेस वाले तो आएंगे तो गुंडा राज। मोदी इस भारत का रील जो बना रहा है, ये बच्चे बना रहे हैं, हमारे यूथ बना रहे हैं। ये कोई सरकार नहीं बना रही है, कंप्यूटर। अच्छा, ये रील्स का पैसा कहाँ से आ रहा है आपको पता है? भारत से नहीं आ रहा है। ये रील्स का पैसा अमेरिका, क्या समझे आप? तो इसमें मोदी का कौन भूमिका है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। अब कितना झूठ बोलिएगा मोदी जी। रील्स बना रहा है मेरा बच्चा, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये आप चाय बेचने वाले 40 साल से आप बिहार के विकास पर, विशेष राज्य पर नहीं बोलते हो, विशेष पैकेज पर नहीं बोलते हो, स्मार्ट सिटी पर नहीं बोलते हो, बाढ़ पर नहीं बोलते हो, कह रहे हो तालाब बहुत था। अरे मोदी जी, दरभंगा की मैथिली और मिथिला की संस्कृति को पता है? हाँ, तालाब उस दिन मंच पर देखे थे जब मोदी जी के आप कान में कुछ कह रहे, फिर आप वही कान में कह रहे थे। कान में लग रहा था कि अच्छा एकदम नहीं, कान में ऐसा लग रहा था कह रहे हैं कि हम आप ही के साथ गठबंधन। कुछ हम उनको अनुरोध, आग्रह और कुछ हम उनको बिहार के और सीमांचल के बारे में, उस मिठास के बारे में कुछ ज्ञान दे रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार से आपको देश की राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां आज आतंक के मंडराते खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने इस खतरे को टाल दिया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर बड़ा खुलासा करते हुए आतंकियों का पर्दाफाश किया। इन आतंकियों का पूरा आतंकी मंसूबा क्या था, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की लगातार कड़ी मेहनत और सतर्कता ने एक बड़े खतरे को टाल दिया है। पुलिस ने ISIS के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पहला आतंकी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ है। दूसरा आतंकी मध्य प्रदेश के रायगढ़ से गिरफ्तार हुआ है। ये आतंकी देश में फिदायीन हमले की फिराक में थे और ऐसे में ये कार्रवाई न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता है, बल्कि राजधानी में आम जनता की सुरक्षा की दिशा में भी एक मजबूत संदेश है। दोनों की पहचान अदनान के रूप में हुई है और जिस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया, वो फिदायीन हमला किस तरीके से किया जाए उसकी ट्रेनिंग लगातार ले रहे थे। इन दोनों के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये दोनों ही आतंकी जिनके नाम अदनान बताए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर जो कि ISI से जुड़ा हुआ था उसके संपर्क में थे। इन दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी ISIS से लिंक सामने आए हैं। आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ है। जो एक टेरर एक्टिविटी जिसको ये कैरी आउट करने वाले थे उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। 2 लोग, एक अदनान खान जो कि अबू मुहरिब के नाम से भी जाना जाता है अपने सर्कल में, ये सादिक नगर दिल्ली का रहने वाला है, और इसके साथ दूसरा एक अदनान खान करौन भोपाल का रहने वाला है, 21 साल का है। ये दोनों गिरफ्तार किए गए। इन्होंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कई जगहों की रेकी करके 2 जगह ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली थी, जहाँ पे हेवी फुटफॉल एरिया जिसे कह सकते हैं हम, एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। ये ID बनाने के प्रोसेस में थे। इन्होंने उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था। टाइमर के लिए इन्होंने घड़ी वगैरह खरीद ली थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला है। ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और बड़ी साजिश रच रहे थे। दिल्ली NCR समेत कई शहरों में ब्लास्ट की प्लानिंग थी। आतंकियों के पास से ISIS से जुड़े वीडियोस मिले हैं। घड़ी और लैपटॉप से ID बनाने के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने ब्लास्ट वाली जगह की न सिर्फ तस्वीरें ली, बल्कि वहां की रेकी भी की। फिलहाल मामले की पूरी जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।